Hello everyone. Today we'll be continuing with our polity series. इन पॉलिटी सीरीज़ में हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी. ठीक है. और यूनियन एंड इट्स टेरिटरी काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो इसके 3 पार्ट्स आएंगे. 3 पार्ट्स में 3 लेक्चर्स लूँगी मैं इसके, और मैं इसको 3 लेक्चर्स में मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करूँगी. तो आज हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, और पार्ट 1 में ना हम कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव को डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी मतलब हमारे देश के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 to 4 में क्या लिखा है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें हर एक शब्द बहुत ही सोच समझ करके लिखा गया है कि, और उसका सीक्वेंस भी अगर आप देखेंगे कि कौन से शब्द को कहाँ पे यूज़ करना है. और ऐसा नहीं है कि हम आम बोलचाल की भाषा में जो यूनियन का शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो शब्द का सेम मीनिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी हो. नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, कई बार कुछ वर्ड्स का स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में मतलब यूज़ किया जाता है. जैसे अभी हम देखेंगे कि यूनियन किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया गया, टेरिटरी ऑफ इंडिया किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया गया. ये दोनों शब्द जो हैं वो अलग अलग शब्द हैं. तो धीरे धीरे हम इसको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 1. आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. अब देखो, इसमें हमें ये तो पता चल गया कि जो आर्टिकल 1 है ना, वो नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन के बारे में बात करता है. मतलब इंडिया का क्या नाम होगा और इंडिया की टेरिटरी के बारे में बात करता है. अब इसमें ना ध्यान देने वाली बात जो है वो 3 शब्द इसमें बहुत ध्यान देने वाले हैं. पहला इंडिया, दूसरा भारत, तीसरा यूनियन ऑफ स्टेट्स. अब देखो, ये 2 शब्दों से ना हमें ये समझ में आता है कि हमारे देश के 2 नाम ऑफिशियली एक्सेप्टेड हैं. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद कहा हुआ है कि हमारे देश का नाम हम इंडिया भी लिख सकते हैं या तो हम भारत भी लिख सकते हैं, और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में भी लिख सकते हैं. दोनों नाम हमारे एक्सेप्टेबल हैं. इंडिया यूजुअली हम इंग्लिश में बोलते हैं और भारत यूजुअली हम हिंदी में बोलते हैं. लेकिन अगर हम दोनों में से हम किसी को भी यूज़ कर सकते हैं. ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि भारत इंग्लिश में यूज़ नहीं कर सकते हैं. भारत को इंग्लिश में भी यूज़ कर सकते हैं, भारत को हिंदी में भी यूज़ कर सकते हैं. तो 2 नाम हमारे देश के हैं. तो ये नेम वाला जो कॉन्सेप्ट था वो तो हमें समझ में आ गया. अब हम चलते हैं इस यूनियन ऑफ स्टेट्स के कॉन्सेप्ट में. बचपन में ना हम 2 चीज़ें पढ़ते थे साथ में. एक तो पढ़ते थे यूनियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, और एक पढ़ते थे हम फेडरल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर. ये जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स है ना, ये इसका भी एक बहुत डिटेल्ड लेक्चर आएगा. अभी जो मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में मैं अभी आपको समझा देती हूँ. यूनियन में क्या होता है कि सेंटर पावरफुल होती है. फेडरल में क्या होता है कि पावर्स जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं सेंटर और यूनियन में. तो हमारे देश में कुछ पावर सेंटर के पास में, कुछ पावर स्टेट के पास में भी हैं. जैसे कि स्टेट की गवर्नमेंट होती है तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अपने लॉज पास करती है, अपने बिल्स पास करती है. वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो खुद देख रेख कर सकती है उसकी, और अगर ज़रूरत पड़ने पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को कुछ डायरेक्शन भी दे सकती है. लेकिन यूनियन गवर्नमेंट में, यूनियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि स्टेट्स की कोई पावर नहीं होती. वो जस्ट एक मियर एजेंट्स होते हैं. और यूनियन स्ट्रक्चर जो है वो कौन से देश, जैसे कनाडा वगैरह में, चाइना वगैरह में ये यूनियन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है. लेकिन इंडिया का जो है ना वो ट्रू फेडरल स्ट्रक्चर भी नहीं है हमारा. क्योंकि जब इमरजेंसी लग जाती है तो सेंटर ऑल पावरफुल हो जाती है और सेंटर कोई भी डायरेक्शन स्टेट को दे सकती है. अगर सेंटर को ऐसा लगता है कि अगर स्टेट ने कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का वायलेशन किया है तो आर्टिकल 356 के अंडर में प्रेसिडेंट्स रूल भी हम लगा देते हैं स्टेट में. लेकिन यूएस में क्या होता है ना, यूएस एक परफेक्ट एग्जाम्पल है फेडरल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का. वहाँ पर जो स्टेट की जो लोकल पॉलिटिक्स है, ठीक है, उसमें ना यूनियन इंटरफेयर नहीं कर सकती. स्टेट्स अपना एडमिनिस्ट्रेशन खुद हैंडल करते हैं. ठीक है, ये क्लियर होगा आपको जब हम यूनियन एंड फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में जब हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ये आएगा. अभी जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ बस आप उतना समझिए कि फेडरल में क्या होता है, सेंटर प्लस स्टेट्स में ना पावर्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है. यूनियन में सेंटर ऑल पावरफुल होता है. तो इंडिया का जो है वो फेडरल स्ट्रक्चर हमने फॉलो किया हुआ है. लेकिन हमारा क्या है, क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर है, क्योंकि हमारे यहाँ पे
कई बार ऐसा होता है जब नॉर्मल सिचुएशंस में तो स्टेट्स अपने डोमेन में अपना पूरा काम कर सकती हैं, लेकिन अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आई तो सेंटर डायरेक्ट करेगा स्टेट को। और यूएस जो है वो परफेक्ट एग्जाम्पल है फेडरल स्ट्रक्चर का। स्टेट्स ऑल इन ऑल पावरफुल हैं। अब स्टेट्स ऑल इन ऑल पावरफुल कैसे हैं, अब हम इसको समझते हैं। यूएस में ना हमको पता है 50 स्टेट्स हैं। यूएस एक देश है, उसमें 50 स्टेट्स हैं। तो हुआ ये था हिस्ट्री में कि ये 50 स्टेट्स ने ना एक अग्रीमेंट साइन किया था कि चलो हम एक देश बना देते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन 50 स्टेट्स ने एक अग्रीमेंट साइन कर लिया। लेकिन हमारे देश में क्या हुआ, हमारे देश में पहले इंडिया आया, पहले देश आया, देश को फिर दूसरे स्टेट्स में डिवाइड किया गया। हम आज भी देखते हैं कि पहले हमारे पास में 29 स्टेट्स थे, फिर आज के प्रेजेंट हमारे पास में 28 स्टेट्स हैं। पहले आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश को तोड़ के हमने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बना दिया, ठीक है। जम्मू कश्मीर जो था वो पहले स्टेट था, अब यूटी बन गया है। और तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारा इंटरनल एडजस्टमेंट, मैं इसको बोलूँगी इंटरनल एडजस्टमेंट जो है वो हम करते रहते हैं अपने जो हमारे जो कंट्री के जो स्टेट्स हैं, ठीक है। हमारे स्टेट्स नहीं आए थे पहले कि बिहार, बंगाल, पंजाब, राजस्थान ये सब मिल के आया और इन्होंने एक अग्रीमेंट साइन किया कि चलो हम इंडिया बनाते हैं। नहीं, हमारे पहले हमारा देश आया, देश पहले आया, फिर हमने स्टेट्स को क्रिएट किया। लेकिन ये 50 स्टेट्स ना पहले से यूएस में बने हुए थे। इन 50 स्टेट्स ने एक अग्रीमेंट साइन कर लिया और इनको हम बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये जो पहला पॉइंट है ना, ये जो मैंने लिखा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने यूनियन ऑफ स्टेट्स वर्ड क्यों यूज़ किया एंड फेडरेशन ऑफ स्टेट्स क्यों नहीं यूज़ किया, इसका पहला कारण ये है कि इंडियन फेडरेशन is not the result of an agreement among the states like the American Federation। अमेरिका ना अमेरिकन फेडरेशन लिखते हैं इसको, क्योंकि अमेरिका के तो 50 स्टेट्स ने अग्रीमेंट साइन किया, लेकिन इंडिया के स्टेट्स ने अग्रीमेंट साइन नहीं किया है। इट इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स। एंड दूसरा रीज़न क्या है, स्टेट्स हैव नो राइट टू सेसीड फ्रॉम द फेडरेशन। सेसीड का मतलब होता है देश से अलग होकर एक सेपरेट कंट्री बना लेना। आज बिहार, पंजाब, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश नहीं कह सकते कि हमको इंडिया से अलग होकर के एक सेपरेट कंट्री बनाना है, नहीं, ये अलाउड नहीं है सीधा सीधा। इसीलिए हमने इस वर्ड को यूज़ किया यूनियन ऑफ द स्टेट्स, क्योंकि यूनियन अगर आप वर्ड यूज़ करते हो तो आपके पास में राइट टू सेसीड नहीं हो जाता। देखो पता है, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब हम लिख रहे थे ना, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बहुत सोच समझ के इस शब्द को यूज़ किया। उन्होंने अपनी एक स्पीच में भी कहा था कि हाँ, हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तो हम फेडरल फॉलो करेंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी हम फेडरल शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप कॉन्स्टिट्यूशन को आप पूरा पढ़ सकते हैं, फेडरल शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी नहीं मेंशन्ड है। ये इसलिए क्या था, क्योंकि 1947 में ना हमारा देश नया नया बना था, तो इतनी यूनिटी नहीं थी उस समय के देश में। तो डर था ये कि कहीं ऐसा ना हो फ्यूचर में कि कोई स्टेट आके खड़ा हो जाए कि हमें इंडिया से बाहर होना है। तो इस डर के कारण, और फ्यूचर में कोई चांस ही ना हो कि कोई भी स्टेट आकर के ऐसा बोले कि मुझे इंडिया से अलग होना है, हमने यूनियन ऑफ द स्टेट्स वर्ड को रखा और कहीं पे भी फेडरेशन यूज़ नहीं किया कि कोई भी स्टेट आके कल को ये ना कहे और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़े कि नहीं, फेडरेशन शब्द तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, तो स्टेट्स के पास में राइट है कि ये देश छोड़ सकते हैं। तो इसीलिए हमने फेडरेशन शब्द कहीं पे भी इस्तेमाल ही नहीं किया कि कोई चांस ना दिया जाए स्टेट्स को। अब तो खैर हमारे स्टेट में यूनिटी एंड इंटेग्रिटी पूरी अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश हो चुकी है, लेकिन 1947 में नया देश था बहुत, तो उस समय इतना बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर खुद ही था, देश में इतनी यूनिटी नहीं थी। अभी कंट्री का डिवीज़न भी हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो पार्टीशन भी हुई थी। तो इसलिए डर था एक कि कहीं ऐसा ना हो कि फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन कहीं अराइज ना हो जाए कि कोई स्टेट बोले कि हमको इंडिया से अलग होना है। इसलिए हमने यूनियन ऑफ द स्टेट्स वर्ड को यूज़ किया और फेडरेशन वर्ड का यूज़ नहीं किया, क्योंकि फेडरेशन वर्ड के साथ में ये राइट टू सेसीड ऑटोमेटिक अपने आप आ जाता है। फेडरेशन हो तो आपके पास में राइट है दैट यू कैन सेसीड, ठीक है। तो हमने यूनियन ऑफ द स्टेट्स को यूज़ किया। अब ये 2 पॉइंट्स आपको समझ में आ गए। अब इंडिया और US में ना कुछ डिफरेंस है।
इंडिया क्या है, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, मतलब हमारे यूनियन को कोई तोड़ नहीं सकता, ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। आंध्र प्रदेश बना, तेलंगाना और ये बना। फिर हमें पता है कि पहले बिहार और झारखंड जो थे वो एक ही थे। 15 नवंबर 2000 को बिहार और झारखंड का सेपरेशन हो गया, ठीक है। तो ये जो हम इंटरनल, तो ये क्या है, डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स है। इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है लेकिन डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स है। अब यूएस में क्या है, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, मतलब जो स्टेट्स की बाउंड्री है उसको भी यूनियन चेंज नहीं कर सकता, स्टेट्स की भी बाउंड्री इंटैक्ट रहेगी, ठीक है। तो जैसे हमारे यहाँ पर है कि बिहार की बाउंड्री चेंज कर दी ना, बिहार को तोड़ दिया, झारखंड अलग बना दिया, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग कर दिया, लेकिन यूएस में ये अलाउड नहीं है। और अगर स्टेट्स की बाउंड्री को चेंज करना है तो स्टेट्स से पूछना पड़ेगा कि आप की बाउंड्री हम चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। खैर हमारे देश में मांग हुई थी, तेलंगाना ने खुद मांग किया था कि मुझे आंध्र प्रदेश से अलग होना है, तो मांग करते हैं तो पार्लियामेंट मान लेती है। लेकिन अगर पार्लियामेंट का खुद से भी मन करे ना हमारे देश में, तो वो खुद से भी कर सकती है बिना कंसेंट के। अगर आज पार्लियामेंट को लगेगा कि यूपी जो है वो बहुत बड़ी स्टेट हो रही है और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो पार्लियामेंट खुद यूपी को बाइफरकेट कर देगी बीच में, उसको पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर यूपी खुद से डिमांड करा तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर यूनियन का मन करेगा तो कर सकती है पार्लियामेंट। लेकिन यूएसए में हमको कंसेंट चाहिए होगा, बिना कंसेंट के हम स्टेट्स की बाउंड्रीज को चेंज नहीं कर सकते यूएसए में। तो अब ये देखो कितनी अच्छी लाइन है, ये लक्ष्मीकांत से ली है मैंने, कि पार्लियामेंट कैन क्रिएट न्यू स्टेट्स और ऑर्डर बाउंड्रीज विदाउट कंसेंट, विदाउट स्टेट कंसेंट। सॉरी ये वाली लाइन नहीं थी। एक लाइन है यहाँ पे कि पार्लियामेंट कैन क्रिएट अ न्यू पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, मतलब पार्लियामेंट अगर चाहे ना तो इंडिया का पॉलिटिकल मैप ही रीड्रॉ कर सकता है, क्योंकि कंसेंट तो चाहिए नहीं स्टेट्स का। अगर आज चाहे तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को एक स्टेट बना दे, आज चाहे तो मध्य प्रदेश को बाइफरकेट कर दे, तो आज बाहर की बाउंड्रीज तो सेम ही रहेंगी, लेकिन अंदर का जो इंटरनल रीएडजस्टमेंट है ये पार्लियामेंट बहुत आसानी से कर सकता है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो स्टेट्स को टेरिटोरियल इंटेग्रिटी गारंटी नहीं देता। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी मतलब कि आज बिहार की जो प्रेजेंट बाउंड्री है, ऐसा नहीं है कि वो 2050 में भी वही सेम रहेगी, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता ये गारंटी। हो सकता है कि 2045 में अगर मांग हुई या पार्लियामेंट का मन किया कि भाई बिहार को अब और बाइफरकेट करना है या बिहार और झारखंड को हम फिर से मिला देते हैं, तो ये भी हो सकता है। तो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी गारंटीड नहीं है। आप देखिए आर्टिकल 1 में मैंने आपको ये दो चीज़ें कही थी ना, ये यूनियन जो वर्ड है और जो ये टेरिटरी जो वर्ड है, ये दो शब्दों का मतलब पूरा डिफरेंट है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में ना यूनियन का मतलब क्या होता है, सिर्फ स्टेट्स, जो 28 हमारे स्टेट्स हैं ना, सिर्फ ये बोले जाते हैं कि ये यूनियन है। अब टेरिटरी ऑफ इंडिया जो है ना, उसका मतलब क्या होता है, हम स्टेट के साथ में यूटीज़ भी तो पढ़ते हैं, तो अगर इन 28 स्टेट्स में मैं यूटीज़ मिला दूंगी और वो टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन फ्यूचर में ना, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई फॉरेन टेरिटरी को अक्वायर भी कर लिया तो वो भी टेरिटरी ऑफ इंडिया में काउंट होगा। जैसे कि हमने दादरा नगर हवेली को अक्वायर किया था, गोवा को किया था, सिक्किम को किया था, पुदुचेरी को किया था। अगर आप मेरा लेक्चर यहाँ तक सुन रहे हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि ये कौन कौन सी अमेंडमेंट्स के थ्रू इन स्टेट्स को हम ने अपनी टेरिटरी ऑफ इंडिया में शामिल किया था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अमेंडमेंट्स कौन कौन सी थी, ठीक है। अच्छा लगेगा मुझे कि आप ध्यान से मेरे लेक्चर सुन रहे हैं और यहाँ तक आप सुनते आए हैं। तो ठीक है, ये दो शब्द क्लियर हो गए। टेरिटरी ऑफ इंडिया करना, टेरिटरी ऑफ इंडिया बड़ा है, एक बड़ा सर्कल है ये टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसमें आता है यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। यूनियन ऑफ इंडिया में ये तो हो गया हमारा स्टेट्स, और इसमें यूटीज़ भी आ जाएंगी प्लस टेरिटरीज़ जो हम फ्यूचर में एक्वायर करेंगे। तो यही बात थी। तो हमारा आर्टिकल 1 देखो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। मैं इसको थोड़ा सा एक मिनट इरेज कर दूं। तो आर्टिकल 1 जो है ना वो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया, एक एक वर्ड हमने समझ लिया। अब अगर मैं इसको रीड करूँगी, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में
अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन आप उठा के देखिएगा तो आपको अच्छा लगेगा कि हमने आर्टिकल 1 जो है वो पूरा समझ लिया कॉन्स्टिट्यूशन का, कि नेम के बारे में बताता है, टेरिटरी ऑफ यूनियन के बारे में बताता है, इंडिया के लिखा, इंडिया भी नाम है, भारत भी नाम है, यूनियन ऑफ स्टेट्स का क्या मतलब है, टेरिटरी का क्या मतलब है। और ये देखिए, द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज शैल बी एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। कॉन्स्टिट्यूशन में ना 12 शेड्यूल्स हैं, तो फर्स्ट शेड्यूल में ना हर एक स्टेट का नाम और उसका एरिया कितना है ये सब कुछ मेंशन होता है। और ये देखिए सीधा लिखा हुआ है, टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल कंप्राइज टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल एंड सच अदर टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड, जो फ्यूचर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर कर ले कोई भी फॉरेन टेरिटरी को। ठीक है, तो ये आर्टिकल 1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी मैं आर्टिकल 2 पे आती हूँ। आर्टिकल 2 ना पावर देता है पार्लियामेंट को टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स, एडमिशन ऑफ स्टेट्स विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, या पावर टू इस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स रेफर्स टू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट्स विच वर नॉट इन एग्जिस्टेंस। अब ये देखिए, इसमें ना इस आर्टिकल 2 में ना सिक्किम की बहुत डिटेल्ड में डिस्कशन होती है। तो जब मैं पार्ट 2 लेकर के आऊँगी ना इस वीडियो का, तो मैं सिक्किम के बारे में बात करूँगी, तो आपको आर्टिकल 2 और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम जो है ना आर्टिकल 2 के बारे में हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि ऊपर जो मैंने आपको बताया ना यहाँ पे कि हमने टेरिटरी ऑफ इंडिया में ये स्टेट्स होती हैं, यूटीज़ होती हैं, टेरिटरीज दैट में बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 2 के अंडर कवर होता है कि जो टेरिटरीज इंडिया फ्यूचर में एक्वायर कर सकता है। तो एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। अब ये देखो, गोवा जो स्टेट था, सिक्किम जो स्टेट था, पुदुचेरी था, दादरा नगर हवेली था, ये ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में थे और बस हमने इनको अपने देश में मिला लिया, तो ये हमारे टेरिटरी में इंक्लूड हो गए। लेकिन हम चाहें ना तो एक नया स्टेट भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे ना इंडियन ओशन में बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स हैं जिनका कोई नाम नहीं है, जिनके ऊपर किसी भी कंट्री का कब्ज़ा नहीं है। हम चाहें तो उसके ऊपर अपना कब्ज़ा जमा करके अपना नाम उसके ऊपर दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सारे इंटरनेशनल लॉज को हमको फॉलो करना पड़ता है, बहुत सारे इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं आ जाते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर हम चाहें तो एक नया स्टेट इस्टेब्लिश करके भी अपने देश में उसको शामिल कर सकते हैं। और पार्ट ए तो बहुत क्लियर है इसका, उसके ऊपर तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि जो स्टेट ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, जैसे कि दादरा नगर हवेली, गोवा हो गया, सिक्किम हो गया, पुदुचेरी हो गया, हम उसको अपने यूनियन ऑफ इंडिया में शामिल कर सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, और सिक्किम जो है वो इसकी चर्चा जो है आर्टिकल 2 में हम इसकी विस्तार में पार्ट 2 में इसको डिस्कस करेंगे। अब पार्ट 3 ना बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, मज़ा आएगा इसको समझने में, बहुत ध्यान से समझिएगा। आर्टिकल 3 जो है ना वो कहता है कि फॉर्मेशन और चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग स्टेट्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, इंटरनल रीएडजस्टमेंट, जो मैं बात कर रही थी ना कि 15 नवंबर 2000 को बिहार और झारखंड सेपरेट हो गए थे, ये हमने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 के अंडर किया था। ठीक है, 2014 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो अलग हुए थे वो आर्टिकल 3 के अंडर हुआ था। पार्लियामेंट खुद से नहीं कुछ भी कर सकती, पार्लियामेंट को पावर्स चाहिए और वो कॉन्स्टिट्यूशन पावर देती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 ने पार्लियामेंट को पावर दी है कि आप न्यू स्टेट्स को इस्टेब्लिश कर सकते हो। तो इसी आर्टिकल के अंडर में हमारा इंटरनल रीएडजस्टमेंट होता है। तो आर्टिकल 3 ना पार्लियामेंट को पावर्स देता है कि आप न्यू स्टेट्स को आप फॉर्म कर सकते हो। कैसे फॉर्म करोगे? आप सेपरेट भी कर सकते हो दो स्टेट्स को, जैसे बिहार और झारखंड को सेपरेट करते हैं, या फिर आप यूनिफाई भी कर सकते हो। कल को मन करेगा तो बिहार और झारखंड को यूनिफाई भी कर सकती है पार्लियामेंट। किसी स्टेट की एरिया को इंक्रीज़ भी कर सकती है, किसी स्टेट की एरिया को डिमिनिश यानी कि डिक्रीज़ भी कर सकती है, बाउंड्रीज़ को चेंज कर सकती है स्टेट के, और स्टेट का नाम भी चेंज कर सकती है। जैसे 2011 में उड़ीसा का नाम चेंज करके हमने ओडिशा कर दिया था, तो ये भी हमने आर्टिकल 3 के अंडर ही किया है। और हम स्टेट्स का भी कर सकते हैं और यूटीज़ का भी कर सकते हैं आर्टिकल 3 के अंडर में। ठीक है, अब ये जो आर्टिकल 3 को ना इफेक्ट में लाने के लिए ना 2 कंडीशंस को हमको फुलफिल करना पड़ता है। अगर पार्लियामेंट में कोई बिल लेकर के आना है, ठीक है, अब जैसे कि बिहार और झारखंड को सेपरेट करने का ना पार्लियामेंट में बिल लेकर के आना था, तो ये जो बिल आएगा ये प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बाद ही इंट्रोड्यूस हो सकता है पार्लियामेंट में। मतलब ऐसा नहीं है कि कल होकर के कि हमारी सरकार आई, मतलब होम मिनिस्टर जी आए और उन्होंने कहा कि कल हमारा मन है कि हम बिहार और झारखंड को ना हम यूनाइट कर दें, तो ऐसा नहीं हो सकता।
उस बिल को लाने के लिए ना प्रेसिडेंट हमारी प्रेसिडेंट अगर उसको रिकमेंड करेंगी कि एक बिल लेकर के आइए, तो ही बिहार और झारखंड फिर यूनिफाई हो सकते हैं। तो मतलब प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन जो है ये मैंडेटरी है, ठीक है, इंटरनल रीएडजस्टमेंट के लिए स्टेट्स के। और दूसरी चीज़, रिकमेंड करने से पहले, मतलब प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को रिकमेंड कर दें उससे पहले एक चीज़ और उनको फॉलो करनी पड़ती है। वो क्या? इस बिल को उस स्टेट लेजिस्लेचर को रेफर करना पड़ेगा। बिफोर रिकमेंडिंग द बिल, द प्रेसिडेंट हैज़ टू रेफर द सेम टू द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर इट्स व्यूज़। मतलब उस स्टेट लेजिस्लेचर का पहले ओपिनियन मांगेंगे प्रेसिडेंट, ओपिनियन मांगने के बाद में उसको पार्लियामेंट में रिकमेंड करेंगे, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करेगी, ठीक है। लेकिन एक बात समझिएगा कि ये जो ओपिनियन है ना, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर को रेफ़र करना है बिल सिर्फ। अब स्टेट लेजिस्लेचर को हमने रेफ़र कर दिया तो उसका ये मतलब नहीं है कि अगर झारखंड ने मना कर दे कि नहीं मुझे बिहार से नहीं मिलना, या बिहार ने मना कर दे कि मुझे झारखंड से नहीं मिलना, इसका कोई मतलब नहीं है। व्यूज़ ऑफ द स्टेट आर नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। मतलब आपका मन है या नहीं है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो प्रेसिडेंट चाहेंगे वो हो जाएगा। तो मतलब कि हम रेफ़र तो कर देते हैं, उनको बता दिया कि देखो हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, अपना ओपिनियन आप बता दीजिए, अगर आप राज़ी हैं तो भी ठीक, नहीं राज़ी हैं तो भी ठीक, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये एक फॉर्मेलिटी, औपचारिकता के नाम पे आपको रेफ़र करना पड़ेगा, लेकिन ऑन ग्राउंड इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि उनका कोई भी ओपिनियन हो। व्यूज़ ऑफ द स्टेट्स आर नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, ठीक है। अब यूटीज़ का जो केस है ना, यूनियन टेरिटरी, तो यूनियन टेरिटरी तो डायरेक्टली सेंटर ही एडमिनिस्टर करते हैं। तो ये रिकमेंडेशन के जो दो प्रोसेस जो हमें फुलफिल करने पड़ रहे थे ना स्टेट्स के पर्सपेक्टिव में, यूटीज़ के पर्सपेक्टिव में इसको फुलफिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो नो रिकमेंडेशन इज़ रिक्वायर्ड, पार्लियामेंट कैन इटसेल्फ टेक एनी एक्शन, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज़ के केस में ना प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए इंट्रोड्यूस करने के लिए, और ना ही स्टेट लेजिस्लेचर से पूछना पड़ेगा। सेंटर ही एडमिनिस्टर करती है यूटीज़ को, तो बिना किसी से पूछे भी अपना एक्शन ले सकती है इसके ऊपर। अब दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, और बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, इसमें मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगी। बस ये 2 स्लाइड्स और बची हैं। आर्टिकल 4 के बारे में। अब ये देखिए, लॉज अंडर आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 आर नॉट अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। आप समझिए इसको बहुत ध्यान से। अब अमेंडमेंट की बात आ गई यहाँ पे। यहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि पार्लियामेंट अगर कोई भी काम करती है, ठीक है, पार्लियामेंट कोई भी काम करती है तो वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती, उसको पावर्स चाहिए। और पावर्स कौन दे रहा है पार्लियामेंट को? पावर्स कौन दे रही है? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पावर देती है पार्लियामेंट को कुछ भी काम करने के लिए। तो और पार्लियामेंट में हमें पता है कि कुछ भी पार्लियामेंट को अगर अप्रूव करना है तो उसको बिल पेश करना पड़ेगा और उस बिल को पास भी करना पड़ेगा पार्लियामेंट में। जब वो बिल पास हो जाता है तो वो एक कानून बन जाता है, लॉ बन जाता है। तो हमारे देश में जो भी काम हो रहा है वो किसी न किसी कानून के तहत हो रहा है, और कानून कहाँ बन रहा है? पार्लियामेंट में बन रहा है, ठीक है। अब ये एक तो चीज़ हमें समझ में आ गई। अब दूसरी चीज़ ये देखिए, अमेंडमेंट। हमने बहुत सुना कि संविधान का संशोधन होता है या कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट, मतलब 1950 26 जनवरी को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हो गया था, तो ऐसा नहीं है कि जो उस वक्त था वही आज भी है। बहुत सारे चेंजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हो चुके हैं, ठीक है। तो 1-2 इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में, अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं मेरी बात, तो कि अगर कोई 1 या 2 कोई भी इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, अगर बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं, जैसे 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का जो था, ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं क्योंकि संविधान में इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस लाए गए थे, और ये एमरजेंसी के टाइम पर हुआ था 1976 में। फिर इसको करेक्ट किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ना, एमरजेंसी के टाइम पे हुआ था तो बहुत सारी मतलब लॉज जो थे वो कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे, तो 44th अमेंडमेंट के थ्रू इसको फिर करेक्ट भी किया गया था। तो कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स जो आपकी नज़र में है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अब लॉज अंडर आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 आर नॉट अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। पहली चीज़ तो आप मेरी ये समझ लें कि संविधान का जो अमेंडमेंट है ना, अब ऐसा तो है नहीं कि पार्लियामेंट पार्लियामेंट को हमने पावर दे दी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट कर दीजिएगा। अब कल को पार्लियामेंट का मन करे कि मैं कुछ भी कर दूं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ऐसा नहीं है। अमेंडमेंट का भी तो एक प्रोसीजर होना चाहिए ना।
नहीं तो कल को पार्लियामेंट का मन करेगा कि हम इसमें कोई कुछ भी चेंजेस लेकर के आ जाएं, ऐसे ही हम कुछ भी कर दें, तो नहीं, पार्लियामेंट अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती है। इस अमेंडमेंट का भी कोई ना कोई प्रोसीजर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो प्रोसीजर है ना, ये आर्टिकल 368 में मैंशनड है। आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को पावर देता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो। जो मैं आपको पहले बात बता रही थी कि पार्लियामेंट को पावर्स मिलती हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, तो अमेंड करने की पावर कहाँ से मिलती है? आर्टिकल 368 से अमेंड करने की पावर मिलती है। ठीक है, अब ये जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है हमारा आर्टिकल 368 में मेंशन्ड है, ये हमने ना साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया। आपने सुना होगा बहुत सारी चीज़ कि हमारे देश में हम बाइकेमरलिज्म को फॉलो करते हैं, तो बाइकेमरलिज्म हमने यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। मतलब बाइकेमरलिज्म मतलब लोकसभा और राज्यसभा, 2 हाउसेज होती हैं हमारी पार्लियामेंट में। हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी को कहाँ से अडॉप्ट किया है? ये भी हमने यूके से लिया है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट, जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट, ये हमने कहाँ से लिया? यूएसए से लिया। धीरे ये भी पढ़ेंगे हम कि कहाँ कहाँ से हमने कौन कौन सी चीज़ें हमने बोरो करी हैं, तो ये भी हम पढ़ेंगे। तो ये जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है हमने साउथ अफ्रीका से लिया। अब ये ना एक बहुत बड़ा ये जो अमेंडमेंट प्रोसीजर है ना, ये इसके ऊपर भी एक डिटेल्ड लेक्चर बनेगा। अभी हम आर्टिकल 1 to 4 ही डिस्कस कर रहे हैं। जब मैं अमेंडमेंट पर आऊँगी तब मैं आपसे आर्टिकल 368 बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूँगी। लेकिन आर्टिकल 4 समझाने के लिए आपको मुझे बहुत ही ब्रीफली मैं आपको बताऊँगी कि अमेंडमेंट प्रोसीजर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में एक्चुअली होता कैसे है। तो देखो, एक होता है आर्टिकल 368 के अंडर अमेंडमेंट और एक आउटसाइड आर्टिकल 368 भी होता है। तो इस चीज़ को हम समझेंगे। देखो, अभी मैंने आपको बताया ना कि कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं पार्ट 3 में, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 12 से 35 तक, फंडामेंटल राइट्स। और ये फंडामेंटल राइट्स, इसका नाम भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो इंडिया के जो सिटीजन्स हैं या इंडिया के जो लोग हैं, उनको एक डिग्निफाइड लाइफ, मतलब अपनी लाइफ को इज्जत से जीने के लिए उनकी फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फंडामेंटल राइट्स के हैं राइट टू एजुकेशन, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अभी जैसे आज सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली बताया कि राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट भी फंडामेंटल राइट है। अगर अभी एनवायरनमेंट में पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है, तो इस पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट हो रहा है, हमारी हेल्थ इम्पैक्ट हो रही है। तो अगर हमारी हेल्थ इम्पैक्ट हो रही है तो हेल्दी सिटीजन्स नहीं रहेंगे इस कंट्री में। तो हेल्दी सिटीजन्स का रहना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए भी और ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए भी। और ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस में भी आता है कि हेल्दी सिटीजन्स होना किसी भी कंट्री के स्टेट को बहुत ज़रूरी है, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस में। तो ये देखो कि फंडामेंटल राइट्स को अगर अमेंड करना है ना, तो ये आर्टिकल 368 के अंडर होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब ये बिहार और झारखंड को मिलाना या तोड़ना, फंडामेंटल, ये भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ही हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स से ना इसको तो एक नीचा दर्जा दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। संविधान ने फंडामेंटल राइट्स को सुप्रीमेसी दी है। और इंटरनल एडजस्टमेंट जो है ना देश का, मतलब किसी स्टेट को डिवाइड कर देने, किसी स्टेट का एरिया इंक्रीज कर देते हैं, किसी स्टेट का नाम चेंज कर दे रहे हैं, इसको थोड़ा एक नीचा दर्जा दिया, फंडामेंटल राइट्स को सुप्रीम माना है। तो जो चीज़ें जो कम इम्पॉर्टेंट हैं वो आउटसाइड आर्टिकल 368 कंसिडर की जाती हैं, और आर्टिकल 368 के अंडर में इंपॉर्टेंट चीज़ें कंसिडर करी जाती हैं। अभी आप इतना समझिए, मैं आर्टिकल 368 आपको दिखा करके पूरा डिस्कस करूँगी। तो आउटसाइड आर्टिकल 368 में जो चेंजेस करते हैं ना हम कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू होती हैं। जैसे, और सिंपल मेजॉरिटी का क्या मतलब होता है? मोर देन 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब कि हमारे लोकसभा की स्ट्रेंथ कितनी है? 543 है अभी प्रेजेंटली। तो इसमें से 250 लोग ना प्रेजेंट थे किसी दिन। जैसे आज 10 अक्टूबर को मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो हम ये मान लेते हैं कि आज जो है और पार्लियामेंट में 250 लोग आए और एक बिल इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट ने। उस बिल में से ना ज़रूरी नहीं है कि 250 के 50 ही लोगों को ना मैंडेटरी है कि आपको इस बिल के ऊपर वोट देना है। नहीं, हो सकता है कि सिर्फ 200 लोग ही कहें कि मैं इस बिल पे वोट करना चाहता हूँ। तो इन 200 लोगों में से ना अगर 100+ लोगों ने हाँ कर दी कि ठीक है ये बिल आप पास कीजिए, तब
ये बिल पास होकर के लॉ बन जाएगा। जैसे कि बिहार को और झारखंड को सेपरेट करना था ना, तो मान लीजिए कि उस दिन 250 लोग आए थे, 250 लोगों में से 200 लोगों ने कहा कि हम वोट देंगे, और 200 का 50%, मोर देन 50%, 100 प्लस लोगों ने कह दिया कि हाँ जी इसको अलग कर देना चाहिए, तो ये बिल पास हो गया और लॉ बन गया। सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। और हम इसको आउटसाइड आर्टिकल 368 कवर करेंगे, क्योंकि संविधान ने इन सब चीज़ों को नीचा दर्जा दिया है। और संविधान है ना, आर्टिकल 4 खुद ये मेंशन भी करता है कि अमेंडमेंट्स अंडर आर्टिकल 4 शैल नॉट बी कंसिडर्ड अमेंडमेंट्स अंडर आर्टिकल 368, दे शैल बी कंसिडर्ड अमेंडमेंट्स आउटसाइड आर्टिकल 368। ये लिखा हुआ है आर्टिकल 4 में भी, ये मैं आपको दिखाऊंगी, अभी दिखा देती हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये, नो सच लॉ एज aforesaid shall be deemed to be an amendment of this constitution for the purpose of article 368। मतलब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन खुद बता रहा है कि आर्टिकल 368 के अंडर में इस जो आर्टिकल 4 में जो आप ये जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो आप चेंजेस कर रहे हो ना, मतलब आप न्यू स्टेट्स को इस्टेब्लिश कर रहे हो या न्यू स्टेट्स को एडमिट कर रहे हो या इंटरनल रीएडजस्टमेंट कर रहे हो इंडिया में, तो ये अमेंडमेंट्स जो होंगे वो आर्टिकल 368 में कवर नहीं होंगे। खुद बता रहा है आर्टिकल 4, ये देखिए, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें आर्टिकल 368 में कवर नहीं होती हैं, क्योंकि आर्टिकल 368 ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कशन करता है। जैसे मैंने आपको बताया फंडामेंटल राइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और फंडामेंटल राइट्स को अगर मुझे चेंज करना ना, तो ये मैं स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू चेंज करूँगी। अब ये सिंपल मेजॉरिटी थी, सिंपल सा प्रोसेस था, हो गया कहाँ। अब स्पेशल मेजॉरिटी में क्या होता है, इसमें ना 2 कंडीशंस फुलफिल करनी होती हैं। अब पहला कंडीशन होता है मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, सेकेंड 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। 2 बार वोटिंग होती है पार्लियामेंट में, मतलब पार्लियामेंट में। और स्पेशल आर्टिकल 368 के अंदर जो भी अमेंडमेंट्स होते हैं ना, ये सिर्फ पार्लियामेंट में ही होते हैं। सिंपल मेजॉरिटी से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो है किसी बिल को पास करती हैं, लेकिन अगर आर्टिकल 368 को इन्फोर्स करना है या आर्टिकल 368 को इन्वोक करना है, तो ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में होगा। लोकसभा और राज्यसभा अमेंड करती हैं आर्टिकल 368 के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि स्पेशल मेजॉरिटी में क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप पहली कंडीशन, प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग सेकेंड कंडीशन, ठीक है। अब इसमें ये देखिए कि और ये ना लोकसभा और राज्यसभा में सेपरेटली ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। अब मैं लोकसभा का एग्जांपल से आपको समझाती हूँ कि लोकसभा में ना हमारे 543 मेंबर्स हैं, ठीक है। 543 MPs हैं। अगर कोई बिल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है, तो पहली चीज़ कि उस बिल के ऊपर हाँ में वोटिंग, मतलब यस 272 लोगों का होना चाहिए, मतलब मेजॉरिटी ना 543 का 50% क्या होगा, 543 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कुछ हमारा 271 आएगा। तो हम 272 लोग तो चाहिए ही चाहिए, मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप लोकसभा में। ये कंडीशन के साथ में प्लस मान लीजिए कि 272, तो हमको कोई भी बिल आप लेकर के आइए, चाहे वहाँ पे कितने लोग प्रेजेंट हैं नहीं प्रेजेंट है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। 272 वोट्स इन एनी केस कंपल्सरली हमें चाहिए, क्योंकि 543 जो है हमारी आज की प्रेजेंट लोकसभा की हमारी सैंक्शनड स्ट्रेंथ है। तो जो मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप मतलब 272 तो मैंडेटरी ये चाहिए। फर्स्ट कंडीशन तो ये, मतलब 272 से नीचे ना कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अंडर आर्टिकल 368 पास ही नहीं हो सकता। तो ये गोल्डन नंबर है 272, आप याद रखेंगे इसको। अब सेकेंड कंडीशन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। 272 ने तो बोल दिया, मान लीजिए कि उस दिन ना 300 लोग आए, 300 लोग ने कहा कि हाँ जी हम वोट करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। अब 300 लोग आए और उन्होंने कहा कि हम वोट करेंगे, तो अब 300 का ना 2/3 क्या होगा, 300 इंटू 2/3, तो मतलब 200 लोगों का भी वोट हमको चाहिए होगा इसमें, ठीक है। तो दोनों कंडीशंस इसमें फुलफिल होनी चाहिए। पहली चीज़ कि 272 लोगों ने हाँ कर दिया, मेंबरशिप मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप हो गया। अब इन 300 में से भी ना 200 लोगों को हाँ बोलना चाहिए, 200 लोग प्लस को ना हाँ बोलना चाहिए, तब जाकर के ये लॉ बनेगा।
अभी देखिए एक और एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। 272 तो चाहिए ही चाहिए, ये तो हो गया, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। फर्स्ट वोटिंग करी, 272 सैंक्शन स्ट्रेंथ, ओके। नाउ मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग, अब 300 में से 200 भी प्लस आने चाहिए, तब जाकर के होगा 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग। अब ये देखिए, मान लीजिए कि 300 की जगह ना उस दिन 444 लोग थे, 444 ने कहा कि हम वोट करेंगे। इन 444 का हम 2/3 करें तो कितना आएगा, 148 इंटू 2 296, मतलब 272 से भी उस दिन काम नहीं चलेगा, उस दिन 296 चाहिए होगा हमें। मतलब अगर 300 लोगों ने वोट किया तो 200 प्लस चाहिए, प्लस 272 प्लस चाहिए वोट्स। अगर 444 लोग वोट करने के लिए तैयार हो रहे हैं तो 296 लोग अगर हाँ बोलेंगे। इस सेकेंड कंडीशन को देखना है, 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग। सेकेंड कंडीशन में 296 लोगों ने हाँ बोली, प्लस 272 लोग भी हमें चाहिए होंगे। आई होप समझ में आ गया। अगर मैंने इसको मिक्स कर दिया तो मैं ब्रीफली 1 मिनट में इसको समराइज़ कर देती हूँ, जो भी मैंने अभी कहा। आर्टिकल 368 में ना हम इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में अमेंडमेंट करते हैं। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो हमें आर्टिकल 368 के अंडर अमेंडमेंट करना होता है, और कुछ आर्टिकल्स 368 के बाहर अमेंड होते हैं। जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं वो आर्टिकल 368 में कवर होते हैं, जो लेस इंपॉर्टेंट हैं वो आउटसाइड आर्टिकल 368 में होते हैं। आउटसाइड आर्टिकल 368 में हम सिंपल मेजॉरिटी को कवर करते हैं। तो सिंपल मेजॉरिटी में मोर देन 50% ऑफ द प्रेजेंट इन वोटिंग। अगर पार्लियामेंट में 250 लोग आए थे, 200 लोगों ने कहा कि हम वोट करेंगे, 100 प्लस ने भी हाँ कह दिया, तो बिल पास हो जाएगा। स्पेशल मेजॉरिटी आर्टिकल 368 में जैसे फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करना होगा तो आर्टिकल 12 से 35 में फंडामेंटल राइट्स मेंशन है हमारे पार्ट 3 में। तो आर्टिकल 368 में कि स्पेशल मेजॉरिटी में अगर बिल्स पास करवाने हैं हमें तो मेजॉरिटी ऑफ द टोटल, पहली कंडीशन चाहिए होगी आर्टिकल 368 में अगर कोई भी अमेंडमेंट करना है तो मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप। मतलब सैंक्शन स्ट्रेंथ अगर लोकसभा की 543 है तो 272 हमको चाहिए ही चाहिए। मेजॉरिटी मतलब मोर देन 50%, तो 543 का 50%, मोर देन 50%, 272 वोट, मतलब कम से कम एटलीस्ट 272 वोट्स हमको चाहिए। फर्स्ट कंडीशन मीट हो गई। सेकेंड कंडीशन, 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग। अगर किसी दिन पार्लियामेंट में से 543 लोगों में से 444 लोगों ने ही वोटिंग करी, तो इन लोगों ने वोटिंग करी 444 लोगों ने, तो इनका 2/3 मेंबरशिप, 444 का 2/3 क्या हुआ, 296, मतलब 272 भी चाहिए और 296, मतलब उस दिन 296 से नीचे बात ही नहीं बनेगी। वैसे तो 272 से नीचे बात नहीं बनती, ये 200 का भी कोई रेलेवेंस नहीं है जो मैं पहले एग्जांपल दे रही थी, बट मैंने आपको समझाने के लिए बताया। तो 272 से नीचे बात ही नहीं चलेगी, और यहाँ पे हमको 2/3 मतलब 296 वोट्स प्लस चाहिए होंगे, तभी जाकर के कोई बिल पास हो सकता है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लास्ट कॉन्सेप्ट है आज की क्लास का, वो ये है कि डज द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरियाज ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 3 इंक्लूड द पावर टू सीड इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री। मतलब डज द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरियाज ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 3। हमने दिखा जैसे पहले बिहार था और झारखंड था, ये एक बड़ा स्टेट था, तो जब हमने इसको कम कर दिया तो बिहार का एरिया भी कम हो गया और झारखंड का भी एरिया कम हो गया ना। बिहार का एरिया कम हो गया, हम स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे बिहार की, तो बिहार का एरिया क्या हो गया, कम हो गया। तो जो बिहार का जो एरिया कम हो गया ना, हम आर्टिकल 3 में जो हम इंटरनल रीएडजस्टमेंट की हम बात कर रहे थे, क्या ये भी पावर देता है कि कल होकर के हमारा मन करे तो बिहार का कोई एक पार्ट उठा करके हम नेपाल को दे दें? क्या ये हम कर सकते हैं? तो आर्टिकल 3 के अंडर में ही। तो सुप्रीम कोर्ट में ना केस गया था, बेरूबारी यूनियन केस ऑफ 1960। बेरूबारी बंगाल में है, और उस वक्त ना 1960 में हमें पता है कि ईस्ट पाकिस्तान था। तो इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के साथ में हमने कुछ अग्रीमेंट साइन किया था जिसमें बेरूबारी जो बंगाल का रीजन था ना उसको पाकिस्तान को ट्रांसफ़र करना था। तो एक केस गया सुप्रीम कोर्ट में कि अब आप ये बताइए कि क्या हम इसको, ये बेरूबारी जो इंडियन टेरिटरी है, हम इसको पाकिस्तान को इस सिंपल मेजॉरिटी से ट्रांसफ़र कर दें या स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होगी, मतलब मोर देन 50% से काम चल जाएगा, या फिर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 3 डज नॉट कवर सेसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू फॉरेन कंट्रीज। अगर सेसेशन आर्टिकल 368 के अंडर आता है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी भारत की कोई ज़मीन है या भारत की कोई टेरिटरी है, आप इसको फॉरेन कंट्रीज़ को देना चाहेंगे तो आपको ये बड़ा वाला प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा।
आर्टिकल 368 वाला प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। ये सिंपल मेजॉरिटी अपने देश के अंदर में चलेगा काम। बिहार और झारखंड को अगर सेपरेट करना है तो ये सिंपल मेजॉरिटी से काम चल जाएगा, लेकिन अगर बिहार की इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है नेपाल से, तो अगर बिहार का कोई जो बिहार की अगर कोई टेरिटरी है उसको नेपाल को अगर ट्रांसफ़र करनी है तो आपको ये 368 से लंबा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। मेंबरशिप ऑफ टोटल मेजॉरिटी इन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग, ये सारा प्रोसीजर आप फॉलो करोगे तभी आप अपनी इंडियन टेरिटरी को आप फॉरेन कंट्री को दे सकते हो। ये बेरूबारी यूनियन केस ऑफ 1960 में ये चीज़ कवर बोली थी सुप्रीम कोर्ट ने। और अगर बाउंड्री डिस्प्यूट आए ना तो ये एग्जेक्टिव एक्शन से ही हो जाएगा। बाउंड्री डिस्प्यूट मतलब इंडिया और चाइना का देखो कितनी बार डिस्प्यूट चलता ही रहता है। इंडिया पाकिस्तान का अभी तो रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान का ना सर क्रीक में भी डिस्प्यूट चल रहा है, एक हमारा POK में भी डिस्प्यूट चल रहा है। तो ये डिस्प्यूट एग्जेक्टिव एक्शन ही इसको कर सकती है। एग्जेक्टिव एक्शन मतलब यूनियन गवर्नमेंट खुद कुछ इसको सेटलमेंट कर लेती है फॉरेन कंट्रीज़ की गवर्नमेंट के साथ में, और बाउंड्री डिस्प्यूट जो है वो गवर्नमेंट ही अपने आप सेटल कर लेती है। लेकिन अगर ट्रांसफ़र करना है हमारी टेरिटरी को फॉरेन कंट्री को, तब हमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि हमने ना कुछ टेरिटरीज़ का एक्सचेंज किया था बांग्लादेश के साथ में 2015 में। हमने अपने कुछ पार्ट अपना बांग्लादेश को दिया था और बांग्लादेश से कुछ पार्ट इंडिया में आया था। तो ये तो ट्रांसफ़र हो गया ना किसी कंट्री के साथ में। तो ये 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 के अंडर हुआ था। आर्टिकल 368 की स्पेशल मेजॉरिटी से 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 पास हुआ था, तो ही बांग्लादेश को हम कुछ टेरिटरीज़ जो हैं वो ट्रांसफ़र कर पाए थे। और ये 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने बेरूबारी पाकिस्तान को ट्रांसफ़र किया था। तो ये था हमारा आज का लेक्चर का पूरा एजेंडा। हमने इसमें आर्टिकल 1 to 4 हमने कवर कर लिए हैं। अब हम कुछ हिस्ट्री पढ़ेंगे, कुछ बैकग्राउंड पढ़ेंगे कि कैसे कैसे स्टेट्स का कौन से स्टेट्स का कब कब और कैसे कैसे डिवीज़न हुआ, ठीक है। और कौन कौन सी कमिटीज़ भी बनी हैं बहुत सारी, जैसे फजल अली कमीशन, धार कमीशन, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। इन्होंने धीरे धीरे इंडिया के पॉलिटिकल मैप को शेप किया है। तो ये हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। सो साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। आपका जो भी फीडबैक है इस लेक्चर को लेके प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।